नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आपके एग्ज़ाम कल से हैं कि 5 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपके एग्ज़ाम होने हैं, जिसकी तैयारियां आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी तरफ से एक पहल की गई थी कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे सब्जेक्ट के, तो उनको करवाने के लिए आज हम 5वां पेपर लेके आए हैं। हमारी तरफ से 4 पेपर जो है वो करवा दिए गए हैं। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। ये 5वां आज पेपर है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। आज इस पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी तरफ से आपको बताए जाएंगे और आशा है आप सभी ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि शुरू करने से पहले एक बात जानना आवश्यक है, जैसे कि हमने पहले भी कई बार कहा है कि जिस पेपर के क्वेश्चंस हमें करना है या जिस जो पेपर हमें वहाँ पे देना है उसके लिए, जैसे इसका नाम फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है कि स्पीच क्या होता है। ठीक है, और स्पीच को टीच कैसे कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें, यदि किसी बच्चे में स्पीच की समस्या है तो उसमें स्पीच का प्रोडक्शन किस तरीके से करा सकते हैं, यह स्पीच किस तरीके से डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। कि हम हेयरिंग इम्पेयर्ड की फील्ड से हैं तो फिर हमें इन चीज़ों को का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये पेपर है और देखते हैं, हम यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें जो पूछे जा सकते हैं। पहली यूनिट में हमने 5 सब यूनिट थी जिसमें से हमने 3 को सेलेक्ट किया है और देखा है कि मोस्टली जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उसमें ये 3 यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए पूछे गए हैं। पहला ये कि स्पीच का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि नॉर्मल स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं और स्पीच फंक्शन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी स्पीच है या वाणी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत कठिन नहीं है लेकिन समझने वाली चीज़ें हैं। आपको यदि समझ नहीं आता है तो आप फिर गलत कर देंगे। ठीक है, फिर पैरामीटर्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपको पैरामीटर ऑफ स्पीच आप पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा 100%। उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या होता है और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं तो कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसकी डिफिनेशन क्या है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी का दर्जा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, या दिया गया है तो कब दिया गया है। हमने एक स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी पे एक वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। अब सेकंड यूनिट पे हम चलेंगे, देखेंगे सेकंड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। नॉन सेगमेंटल क्या होता है, सेगमेंटल नॉन सेगमेंटल। ठीक है, ये स्पीच साउंड के का वो है कि तो उसमें इंटेंसिटी क्या है, पिच क्या है, क्वालिटी क्या है। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो बात हो रही है, जो हम बोल रहे हैं, ये क्वालिटी पूर्ण है कि नहीं है, पिच किसे कहते हैं, और फीमेल की पिच और मेल की पिच में क्या अंतर है, लो किसका है पिच, किसका हाई पिच है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात सेगमेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, डिफिनेशन ऑफ कंसोनेंट्स, वोवेल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर सुप्रा सेगमेंटल क्या होता है। ठीक है, और सुप्रा सेगमेंटल में कहाँ पर स्ट्रेस क्या होती है, कहाँ पे पॉज, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे कि राम को घर जाना है। ठीक है, तो कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कब बात हमें तेज बोलनी पड़ती है, मतलब जोर दे के बोलनी पड़ती है, तो हर बात का एक मतलब है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है। जैसे एक वो होता है कि रुको मत जाने दो, अब रुको मत जाने दो, तो दोनों चीजें हैं। कभी आप कहोगे रोको मत जाने दो, कभी कहोगे रुको मत जाने दो, तो कहाँ पर हमें बल देना है। जैसे रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये हो रहा है कि रोको मत, उसको जाने दो अगर जा रहा है।
ठीक है। और दूसरा मैं ये बोलूँ कि रोको मत जाने दो, तो अर्थात उसको रोक लो, जाने मत दो अगर जा रहा है तो। दो चीज़ें हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, कहाँ पे हमें स्ट्रेस देना है, कहाँ पे हमें पहुँच करना है, ये सारी चीज़ें सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट हैं ये। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता है। अगर आपको नाम पता चल जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर कर सकेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंसोनेंट्स। कंसोनेंट को किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, किस प्लेस पे कोई आवाज़ आती है, उसका मैनर क्या है, उसकी वॉइसिंग क्या है। ठीक है, कंसोनेंट और वोवेल दोनों जगह से पूछ सकता है। जैसे पा पा शब्द आ रहा है तो वो का प्लेस क्या है, कहाँ से निकल रहा है, तो दोनों होंठों के जुड़ने से पा शब्द बनता है। ठीक है। यदि अगर हम दोनों होंठ को खोल के बोलें तो वो आप पा शब्द नहीं बोल सकते, पा अक्षर नहीं बोल सकते। ठीक है। ऐसे माँ 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 बोलने के लिए भी हमें दोनों होंठ जो है वो जोड़ने पड़ेंगे, होठों के माध्यम से माँ की आवृत्ति होगी, निकलेगा माँ। अगर आप होंठ नहीं जोड़ेंगे तो आप माँ नहीं बोल सकते। जैसे हा को बोलने के लिए दोनों होंठ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप हा बोल सकते हैं, लेकिन माँ नहीं बोल सकते, पा नहीं बोल सकते। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जो शब्द हैं वो उसका मैनर क्या है, उसका प्लेस क्या है, किस तरीके से निकलते वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, बाकी यूनिट 2 हो गया है। अब यूनिट 3 हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट 3, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विद नॉर्मल हियरिंग। मतलब ये है कि जो टिपिकली डेवलप चिल्ड्रन होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उसमें स्पीच किस तरीके से डेवलप होता है। ठीक है। अर्थात ये है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेके 1 महीने तक या 2 महीने तक क्या क्या स्पीच में डेवलपमेंट हुआ। बैबलिंग कब शुरू करता है बच्चा, कोई व्यक्ति उसको बच्चे को बुला रहा है या बच्चे के नाम से पुकार रहा है तो बच्चा क्या उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है कि लगभग 5 से 6 महीने की अवस्था में बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है ये चीज़ कि बच्चा बैबलिंग कब करता है। ठीक है। फिर बच्चा 7-8 महीने का हो गया, तब कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है। फिर 1 साल का हो गया तो बच्चा एक एक या 2 शब्द बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर 1.5 साल का हुआ तो कितने शब्द बोल देता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड चिल्ड्रन विद नॉर्मल हियरिंग या टिपिकली डेवलप चिल्ड्रन। इस पर हमारा एक वीडियो भी बन चुका है, आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्पीच एंड इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसका भी हमने वीडियो बना रखा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये और ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। फिर थर्ड वाले पे चलते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट इन स्पीच एंड चिल्ड्रन विद हियरिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक कौन कौन से हैं जो स्पीच डेवलपमेंट में प्रभावित करते हैं, उसको स्पीच डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अगर पहली बात तो ये आ गई कि पहले तो हम ये देखेंगे कि स्पीच सिखाने से पहले बच्चा प्रॉपर सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। अगर नहीं सुन पा रहा है तो उसको हियरिंग एड देने की आवश्यकता है। ठीक है। बच्चा जहाँ पर रह रहा है, अर्थात बच्चे का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा जो है अच्छे से स्पीच सीख सकता है। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि बच्चे में समस्या है कि नहीं है। पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है। जो सोसाइटी है वो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे कि हाँ बच्चे में ये समस्या है, इस समस्या को हम सब मिलके हल कर देंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन बड़ी समस्या तब हो जाती है जब हमें चीज़ों को पता नहीं होता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, प्री रिक्विजिट्स और नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पूर्व आवश्यकताएं हैं या होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बच्चा पैदा हुआ, यदि वो सुन पा रहा है तो नॉर्मल स्पीच होगी, अर्थात बच्चों को अलग से स्पीच सिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चा सुन रहा है तो वो अपने आप ही मतलब लैंग्वेज का ग्रहण कर लेगा। ठीक है। लेकिन यदि बच्चा सुन नहीं पा रहा, यदि मिडिल ईयर में या इनर ईयर में कोई समस्या है तो बच्चे में स्पीच लैंग्वेज का डेवलपमेंट डिले होगा। ठीक है। फिर दूसरी बात है, उसका जो जहाँ पर रह रहा है उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा सुन भी रहा है लेकिन वो अगर कहीं जंगल में है या ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोगों को
स्पीच नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती है, तो बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा। अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बच्चा कहाँ पर है, पहली बात तो बच्चा सुनना चाहिए, दूसरी बात बच्चे का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट अगर नहीं है तो बच्चा स्पीच या लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारी इस पर रिसर्चेज भी की गई हैं, तो वो खैर उस पर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए पूछ क्या रहा है। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स मतलब पूर्व आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं स्पीच और लैंग्वेज सीखने के लिए या डेवलपमेंट के लिए। बच्चा सुनना चाहिए, बच्चे के जहाँ पर है वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़, तो ये हो गया तीसरा यूनिट। अब चौथे यूनिट पे आएंगे। चौथे यूनिट में हम देख रहे हैं, हमने 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है। ठीक है, स्पीच प्रॉब्लम्स, आर्टिकुलेशन एरर क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे पहचानते हैं, वॉइस प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, या इरर्स इन सुप्रा सेगमेंटल। जैसे हमने बताया सुप्रा सेगमेंटल आप पढ़ के ही जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आर्टिकुलेशन एरर क्या होता है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछे जाएगा और दूसरे तीसरे में से एक क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, आपकी स्पीच किस तरीके की है, आप बोल रहे हैं तो क्या सामने वाला सुन पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम तो बोलते जा रहे हैं लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, कि स्केल है, उस पर हम नापते हैं। कि आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, तो 0, 1, 2 रेटिंग देते हैं उसको, तो किस तरीके से होती है, तो वो आपको पूछा जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है प्रोफाइलिंग इन स्पीच ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। क्लासरूम में किस तरीके से आप प्रोफाइल करेंगे यदि कोई ऐसा बच्चा आ जाता है तो। मतलब जो एक जो ये वाला क्वेश्चन है क्लासरूम वाला, वो आपसे एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम चौथी यूनिट पे चलते हैं, जो लास्ट है हमारे। एबीटी वाला है पूरा। इसमें पहली बात तो यहाँ से एबीटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ठीक है, फिर इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पीच पूछा जा सकता है, जिसमें ऑडिटरी वर्बल थेरेपी आप कह सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स भी बताए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट के माध्यम से, तो वो भी देख सकते हैं। फिर लिंक्स अप्रोच कौन को क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल और ग्रुप स्पीच टीचिंग कैसे करा सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, या लिमिटेशंस क्या क्या है, वो पूछा जा सकता है। मतलब ये थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है, और पहला वाला ऑडिटरी वर्बल थेरेपी ये आपके एग्जाम में आएगा, और थर्ड वाला पॉइंट ये। फिर रोल, फैमिली का रोल क्या है स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में या होम ट्रेनिंग में, फैमिली का रोल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी चीज़ें फैमिली के माध्यम से ही जुड़ी हुई हैं। तो कहते हैं जो उसकी माँ है, मदर है, वो पहली टीचर वही है बच्चे की। ठीक है, इसलिए फैमिली सबसे पहले, फैमिली एक्सेप्ट करे कि हाँ बच्चे में ये समस्या है, ये समस्या दूर हो सकती है, वो मदद करेगी, तब फिर आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, सिर्फ किसी प्रोफेशनल के कहने से या करने से चीज़ें नहीं होंगी जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। फैमिली सपोर्ट करे, सोसाइटी सपोर्ट करे, सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होती चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों ने ये चीज़ें सारी चीज़ें देख ली होंगी। दूसरी बात ये है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 तारीख से शुरू है, और ये आज हमने 5वां पेपर आपको बताया, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आशा है आपको ये सारी वीडियो आपने देख रखे होंगे इससे पहले जितने वीडियो हैं, और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। दूसरी बात, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, क्वेश्चन हमारे यहाँ से ही आते हैं, पेपर से ही आते हैं, लेकिन क्या है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते नहीं है, इस वजह से वहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो आशा है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जितने भी हमने टॉपिक्स बताए हैं वो सब अच्छे से देख रहे होंगे, और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे हैं। और आपकी एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा है आप सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, और उसके बाद फिर हमें बताएंगे आके कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ठीक है, आज तो इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो है वो शाम तक वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को और तैयारी करने का एक थोड़ा सा और समय मिल जाए। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच।